हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर यानी कि आरपीएससी अजमेर के द्वारा दिनांक 11/12/2024 यानी कि आज की डेट के अंदर एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। नोटिफिकेशन किस चीज का है? नोटिफिकेशन है सीनियर टीचर यानी कि वरिष्ठ अध्यापक जो हैं उन वरिष्ठ अध्यापकों की भर्ती के संबंध में यह नोटिफिकेशन जो है वो आयोग के द्वारा जारी किया गया है। नोटिफिकेशन क्या कहता है? नोटिफिकेशन कहता है कि जो सीनियर टीचर हैं उन सीनियर टीचर के 8 सब्जेक्ट के अंदर टोटल कुल 2129 पदों पर वैकेंसी जो है उस वैकेंसी के लिए भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। ये ऑनलाइन आवेदन जो है वो स्थायी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कोई टेम्पररी वैकेंसी नहीं है, एक परमानेंट वैकेंसी है जो आरपीएससी अजमेर के द्वारा जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। तो यह जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी में टोटल 8 विषय बताए गए हैं। कौन कौन से 8 विषय हैं? पहला हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, पंजाबी और उर्दू। ये टोटल 8 विषय हैं जिनके अंतर्गत ये ऑनलाइन आवेदन जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। इसके अंदर जो आपका गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसके अंदर पदों की संख्या 1727 है। जो अनुसूचित क्षेत्र है उसके अंदर पदों की संख्या 402 पद हैं और टोटल 2129 पद हैं जो यह नोटिफिकेशन हमें बता रहा है। अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख ले, देखो इस नोटिफिकेशन के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो बिंदु यहाँ पर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि यदि अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र में ही कार्य या सेवा करना चाहते हैं तो आवश्यक रूप से अनुसूचित क्षेत्र को ही प्राथमिकता दें। यानी कि अगर वो अपने टीएसपी एरिया के अंदर ही रहना चाहते हैं तो उन्हें जो प्रायोरिटी भरनी है वो टीएसपी की ही भरनी है। दूसरा इसमें इन्होंने महत्वपूर्ण बात लिखी है कि यदि अभ्यर्थी एक से अधिक विषय हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि उसे जिस जिस भी विषय के लिए वह आवेदन करना चाहता है उसे प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग आवेदन जो है वो भरने होंगे। ऐसा नहीं कि एक ऑनलाइन फॉर्म भरने से उसका काम नहीं चलेगा। ठीक है, कुछ और बातें हैं जो इसके अंदर लिखी हुई हैं। एक महत्वपूर्ण केस का यहाँ पर जिक्र किया हुआ है। ठीक है, वो इसके अंदर आगे मिलेगा। इसमें क्या लिखा है? इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह यानी कि डाइवोर्स की बात कर रहा है, ये विडो की बात कर रहा है यहाँ पे। फिर परित्यक्ता की बात कर रहा है यानी विडो की बात कर रहा है। ठीक है, परित्यक्ता मतलब जिनको छोड़ दिया गया हो। ठीक है, विडो नहीं कह सकते उनको, विडो तो हमारी ये हो गई यहाँ पे। ठीक है, तलाकशुदा महिलाएं ये डाइवोर्स महिलाएं होती हैं। तो में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अंतर परिवर्तन द्वारा अर्थात विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं से या इसके विपरीत के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जाएगा। मतलब अगर फीमेल जो है वो पर्टिकुलर कैटेगरी की है, मान लो जिसने ना अप्लाई किया हो डाइवोर्स कोटे से, उस कोटे की फीमेल नहीं मिलती तो फिर इसकी विपरीत यानी कि वाइस वर्सा के लिए जो आरक्षित रिक्तियां हैं उनसे भरा जाएगा। ठीक है, मतलब फीमेल की सीट के ऊपर उस कोटे की फीमेल को लिया जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो उसी कोटे के मेल को है उस सीट के ऊपर एलिजिबल कर दिया जाएगा। किस सूरत में? उस सूरत में जब एक भी फीमेल एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलता है उस कैंडिडेट में। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह यानी कि ओब्लिक परित्यक्ता, तलाकशुदा अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में न भरी गई रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएंगी और पात्रता उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएंगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया है। अगर हम बात करें आगे वाले बिंदुओं की, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता जो है आप किसी भी सब्जेक्ट के, देखो जैसे हिंदी दे रखी है, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू एवं पंजाबी विषय के लिए बात करें तो ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन recognized by UGC with concerned subject as optional subject and degree or diploma in educational recognized by the National Council of Teacher या एजुकेशनल या गवर्नमेंट। यानी कि इसमें क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो मिनिमम इनके द्वारा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मांगा गया है वो मिनिमल जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वो ग्रेजुएशन इनके द्वारा मिनिमल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इनके द्वारा मांगा गया है। पहली चीज ये कही इन्होंने। दूसरी चीज इन्होंने क्या कही है
दूसरी चीज इनके द्वारा कही गई है कि डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है उसके द्वारा जो डिग्री या डिप्लोमा है वो भी यहाँ पर क्या है आपके लिए जरूरी किया गया है। सेम चीज विज्ञान विषय के लिए है, विज्ञान विषय के लिए ग्रेजुएशन यहाँ पर है, सेम चीज सामाजिक विज्ञान विषय के लिए वहां भी इन्होंने ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट कोई भी जो आपकी डिग्री होती है उसको यहाँ पर इन्होंने मांगा है इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी का। ठीक है, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, यानी कि राजस्थानी कल्चर और आपको हिंदी दोनों का वर्किंग नॉलेज यहाँ पर होना जरूरी है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता के संबंध में इन्होंने एक बात और कही है कि अगर कोई कैंडिडेट जो है वो अपने फाइनल ईयर के अंदर है, यदि फाइनल ईयर की परीक्षा दे चुका है या फिर फाइनल ईयर के अंदर है तो भी वह आवेदन कर सकता है, बशर्ते उसे प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने का सबूत देना होगा। उसे क्या करना पड़ेगा, उसे डिग्री चाहिएगी प्रतियोगी परीक्षा से पहले। ये जो वैकेंसी है, जो ये पद आयोजित किए गए हैं, ये पद लेवल 11 के हैं और ये ग्रेड पे जो है कौन सा है 4200 ग्रेड पे जो है वो इस वैकेंसी के अंदर सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। अगर आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा, मिनिमम आयु सीमा जो है वो 18 साल है और मैक्सिमम आयु सीमा जो है 40 वर्ष है। ठीक है, एक चीज यहाँ पर और महत्वपूर्ण बात कही गई है इनके द्वारा कि उक्त पद आयोग द्वारा वर्ष 2022 में विज्ञापित किए गए थे, जिसके तहत आयु की गणना का आधार 1/1/2023 रखा गया था। तत्पश्चात उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः जो अभ्यर्थी दिनांक 1/1/2026 को अधिक आयु के होते हैं उन्हें नियमों में विहित प्रावधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो इनके द्वारा यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की तो एज रिलैक्सेशन के बारे में इन्होंने कहा है कि पहली बात राजस्थान राज्य का होना चाहिए, जो राजस्थान के बाहर के हैं उन्हें कोई छूट नहीं मिलनी है इसके इन कथनानुसार। दूसरी बात, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 5 साल की छूट है। जो राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला है उन्हें 10 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है। सामान्य वर्ग की अगर महिला है तो उसे 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है और विधवा एवं विच्छिन्न विवाह यानी कि जो परित्यक्ता महिलाएं हैं उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं निर्धारित की गई है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, फिर जो महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर हमारे सामने आते हैं वो आते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। चयन प्रक्रिया में इन्होंने ये कहा है कि चयन प्रक्रिया एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, यानी कि सिलेक्शन जो होगा उसके लिए एग्जाम लगेगी। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के 28 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार अनुशंसित करेगी। ठीक है, यानी कि जो जो अभ्यर्थी उपयुक्त पाए जाएंगे, सिलेक्टेड होगा, सिलेक्शन होगा, मेरिट में नाम आएगा, उनको मेरिट के हिसाब से उनके नाम राज्य सरकार जो है वो राज्य सरकार अनुशंसित करेगी और फिर उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। परीक्षा का स्थान एवं माह की बात करें तो परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा, यानी कि अभी तक ये चीज निर्धारित नहीं हुई है। अगर परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम नीचे दिया हुआ, वहां से हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अगर आवेदन अवधि की बात करें तो आवेदन फॉर्म के बारे में इस यहाँ पर कहा है कि 26/12/2024 से दिनांक 24/1/2025 रात की 12 बजे तक, यानी कि जो 24 जनवरी है उस 24 जनवरी के रात्रिकालीन 12 बजे तक क्या है आपके फॉर्म जो है वो क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे। आप फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर अंतिम समय में फॉर्म भरते हो तो साइड जो होती है वो हैंग हो जाती है, साइड जो होती है वो बिजी हो जाती है, तो फॉर्म भरना मुश्किल होता है। तो आप इससे बचाव के लिए क्या करें, अपने फॉर्म को जो फिलिंग की प्रोसेस है उसे पहले ही कंप्लीट कर लें ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। और कुछ क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं उनको डिस्कस करते हुए चलते हैं। अच्छा, एक चीज इन्होंने और लिखी है कि ऑनलाइन आवेदन में अगर आपको संशोधन करवाना है तो आवेदन की अवधि के दौरान, यानी कि जब आप आवेदन कर रहे हो एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर भीतर आप 500 रुपए का ऑनलाइन भुगतान करके ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके फॉर्म के अंदर कुछ मिस्टेक हो गई है, आप अपने फॉर्म के अंदर कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो संशोधन जो है वो जब तक फॉर्म की डेट ओपन है तब तक भी कर सकते हैं और फॉर्म फिलिंग
की डेट कंप्लीट हो जाने के 10 दिन के भीतर आप 500 रुपए जमा करा करके आप क्या कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, सभी प्रकार के अनुमत संशोधन हेतु 500 रुपए शुल्क ही निर्धारित यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा जो चीजें बताई गई वो पेपर के बारे में बताई गई कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा। पेपर दो पारियों में है, एक पेपर फर्स्ट है, एक पेपर सेकंड है। पेपर फर्स्ट जो है वो 200 मार्क्स का है, पेपर सेकंड जो है वो 300 मार्क्स का। पेपर फर्स्ट के लिए 2 घंटे का टाइम है, पेपर सेकंड के लिए 2.5 घंटे का टाइम है। जो पेपर फर्स्ट है, इस पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस, जो आपके एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जबकि पेपर सेकंड के तो 150 क्वेश्चन होंगे आपके मल्टीपल चॉइस के। जो पेपर फर्स्ट है, उस पेपर फर्स्ट में आपकी जियोग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान पूछा जाएगा। साथ में करंट अफेयर और राजस्थान जो है उस करंट अफेयर ऑफ राजस्थान को भी पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया के क्वेश्चंस भी आएंगे और साथ ही में एजुकेशनल साइकोलॉजी से संबंधित सवाल भी यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवेल्युएशन ऑफ आंसर। नेगेटिव मार्किंग है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड, यानी कि प्रत्येक गलत आंसर के लिए 1/3 नंबर जो है वो आपका डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 40% बताए गए हैं और इसके अंदर भी 5% का रिलैक्सेशन दिया गया किसको, जो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब है, जो एससी कैटेगरी है और जो एसटी कैटेगरी है, उनको 5% का रिलैक्सेशन इसके अंदर दिया गया है। यही हम बात करें पेपर सेकंड के संदर्भ में, तो सारे के सारे रूल पेपर सेकंड के संदर्भ में भी क्या है, सेम है जो पेपर फर्स्ट के संदर्भ में है, लेकिन फर्क कहां पर है, सब्जेक्ट के अंदर। यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर एंड टीचिंग मेथड ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट, ये यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे पेपर सेकंड के तहत। ठीक है, फिर क्या लिखा है इन्होंने, लिखा है कि जो ओएमआर शीट है आपको दी जा रही है उसके अंदर 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यू हैव टू डार्कन ओनली 1 सर्कल इंडिकेटिंग द करेक्ट आंसर ऑन द आंसर शीट यूजिंग ब्लू बॉल पॉइंट पेन, यानी कि आपको 5 ऑप्शनों में से कोई सा एक ऑप्शन जो है वो आपके नीले बॉल पॉइंट पेन वाले, नीले जो ब्लू पेन है उस ब्लू पेन से भरना है। इट इज मैंडेटरी टू फिल 1 ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन, प्रत्येक 5 में से आपको एक ऑप्शन भरना मैंडेटरी है। इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन देन यू हैव टू डार्कन द सर्किल 5, अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो आपको 5वां ऑप्शन जो है वो डार्क करना है। इफ नन ऑफ द 5 सर्किल इज डार्कन, अगर आपके द्वारा दिए गए 5 सर्किल में से कोई सा भी सर्किल भरा नहीं गया है तो 1/3 पार्ट ऑफ द मार्क्स ऑफ क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड, यानी कि फिर उस कंडीशन में आपको क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग के तहत जाएगा और आपका 1/3 नंबर जो है वो आपके काट लिए जाएंगे। A candidate who has not darkened any of the 5 circle in more than 10% of questions, यानी कि अगर 10% से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो ब्लैक नहीं किए गए, खाली सर्कल छोड़ दिए गए, तो उस कैंडिडेट को वहां पर डिसक्वालीफाई जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें और भी यहाँ पर एक केस का विवरण दिया गया है। केस है आरपीएससी बनाम प्रियंका जैन का। इस आरपीएससी बनाम प्रियंका जैन केस के तहत यह कहा जा रहा है यहाँ पे कि अगर कोई डाइवोर्स्ड महिला है, अगर कोई विडो महिला है जिसने फॉर्म फिलिंग की डेट तक, जो लास्ट फिलिंग डेट थी फॉर्म की, तब तक तो वह डाइवोर्स्ड या विडो ही है, लेकिन उसके बाद अगर वह मैरिज कर लेती है तो इस सूरत में उसे डाइवोर्स्ड या विडो ही माना जाएगा। ये एक केस का विवरण यहाँ पर इन्होंने दिया है, आरपीएससी बनाम प्रियंका जैन केस के बाद में यह निर्णय आया है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि अगर कोई विडो महिला है, अगर कोई डाइवोर्स्ड महिला है, तो उसके संदर्भ में यह केस जो है वो बेनिफिशियल है कि अगर स्टेटस जो है वो चेंज नहीं हो रहा है फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट तक, उसके बाद में अगर स्टेटस में चेंज होता है तो पहले वाला स्टेटस जो है वही माना जाएगा, उसका विडो कोटा या डाइवोर्स कोटा जो है वो बरकरार रहेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने एवं त्रुटि संशोधन है, तो वो त्रुटि संशोधन की बात यहाँ पे लिख दी, पहले ही हम बता चुके हैं कि 500 रुपए का भुगतान करना है हर प्रकार के त्रुटि संशोधन के लिए, जिसके लिए 10 दिन की सीमा जो है वो निर्धारित की गई है। ठीक है, बाकी का जो ये नीचे वाला पोर्शन है वो वही शपथ पत्र के बारे में है कि शपथ पत्र पेश करना होगा, कुछ स्पेसिफिक इसके अंदर है नहीं। तो ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन था जो आरपीएससी के द्वारा जारी किया गया था हमारी सेकंड ग्रेड वैकेंसी के लिए, जो हमारी सीनियर टीचर भर्ती है, उस सीनियर टीचर भर्ती के संदर्भ में। ठीक है, तो इसके बारे में आपको सारी की सारी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हमारे द्वारा बता दी गई। नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीजें हैं, आपको लगता है तो आप नोटिफिकेशन जो आरपीएससी की साइट पे जा सकते हैं, वहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें। और कुछ चीजें जो हमने यहाँ पर नहीं बताई, जो हमें लगता नहीं कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आपको महत्वपूर्ण लगता है तो वो भी आप वहां से जाकर के
देख सकते हैं। ये एक वैकेंसी थी आरपीसी सेकंड ग्रेड टीचर की वैकेंसी, जो हमारे द्वारा आपके सामने बताई गई। ठीक है, अब आपको इसकी मन लगा के तैयारी करनी है, और आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आप तक आसानी से और त्वरित माध्यम से क्या कर सके, डिलीवर कर सके, और आपको भी जगह जगह भटकना ना पड़े, आपको भी एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।